हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे हमारा 16 चैप्टर, जिसका की नाम है राष्ट्रीय आय का मापन, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। और इसमें हमने जाना था कि राष्ट्रीय आय को मापने की 3 विधियां हैं: उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। उत्पादन विधि और आय विधि के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने आय विधि के बारे में जाना था कि आय विधि क्या होती है, कि उत्पादन के साधनों को जो मिलने वाला प्रतिफल होता है उसका ही योग यदि हम कर लेते हैं तो हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। उत्पादन के साधन जैसे भूमि को मिलने वाला लगान, पूंजी को मिलने वाला ब्याज, उद्यमी को मिलने वाला लाभ और श्रमिक जो कि उसको क्या मिलती है, मजदूरी। तो इस प्रकार से इन लोगों को जो प्रतिफल मिलता है, उत्पादन के साधनों को जो प्रतिफल मिलता है, उसका हम कर लेते हैं योग, और इस प्रकार से हम आय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। याद है ना, हमने यही पढ़ा था ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हमारी तीसरी विधि। तीसरी विधि का नाम क्या है? व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड। और इस विधि के अनुसार हम किस प्रकार से राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे वो जानेंगे हम इस वीडियो में। तो बच्चों, पढ़ें, करें स्टार्ट। तो व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है? अब आप जानते हो कि उत्पादन के साधनों को जो आय प्राप्त हो रही है, भूमि को जो लगान प्राप्त हो रहा है, पूंजी को जो ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो ये उत्पादन के साधनों के स्वामी हैं। इनको जो आय प्राप्त होती है वो आय को लेकर रख तो नहीं लेते, बल्कि क्या करते हैं, उसका खर्च करते हैं। और खर्च आप जानते हैं बहुत सारे होते हैं। उपभोग में भी खर्च करते हैं, निवेश में भी खर्च करते हैं, सरकार भी खर्च करती है, आयात और निर्यात पे भी खर्च किया जाता है। तो ये जो इस प्रकार से जो सारे खर्चे होते हैं, उन खर्चों को यदि हम कुल कर दें, अर्थात उनका टोटल कर दें, तो हमें ज्ञात हो जाती है राष्ट्रीय आय। कौन सी विधि से? व्यय विधि से। हमने पहले जो पार्ट है उसमें ये जाना ही था, क्योंकि जो उत्पादन के साधन जो उत्पादित किए करते हैं, अर्थात जो उत्पादित होती है वो तो उत्पादन विधि के द्वारा हो गया, और उत्पादन के साधनों को मिलने वाली जो आय है वो आय विधि के द्वारा हो गई। और उस आय को भी क्या कर दिया जाता है? खर्च कर दिया जाता है, क्योंकि जितना उत्पादन होता है उस उत्पादन को कोई खर्च करके खरीदेगा भी तो सही ना, तो वो किया जाता है व्यय विधि के द्वारा। तो व्यय विधि के द्वारा हम राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए जो भी खर्चे किए जाते हैं, जो भी व्यय होते हैं अर्थव्यवस्था में, उनका योग कर लेते हैं। और ये व्यय कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम यहाँ डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो ये व्यय होते हैं: निजी उपभोग व्यय होता है, सरकारी व्यय होता है, निवेश व्यय होता है और शुद्ध निर्यात व्यय होता है। ठीक है, तो इनका योग करके हम पढ़ सकते हैं सकल राष्ट्रीय व्यय, जो कि राष्ट्रीय आय भी कहलाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि व्यय विधि के द्वारा हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। इसमें एक वर्ष में होने वाले व्यय, जिसमें जीवन निर्वाह व्यय, पूंजीगत उपभोग व्यय, सरकारी व्यय, विदेशी व्यय को शामिल किया जाता है, जिसे जोड़कर GNP की गणना की जा सकती है। ठीक है, सकल राष्ट्रीय व्यय, जो भी हमारे राष्ट्र में व्यय किया जाता है उसको टोटल कर हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? GNP की गणना कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखें। आगे के लिए व्यय के घटक कौन कौन से हैं? हमने बात की ना कि 4 तरह के व्यय होते हैं। एक तो होता है निजी उपभोग व्यय, एक होता है विनियोग या निवेश व्यय, एक होता है सरकारी व्यय, और जो लास्ट होता है वो होता है शुद्ध निर्यात व्यय। और इनका हम डिटेल जानेंगे, तब हम जान पाएंगे कि हाँ, कि हमारे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से व्यय किए जाते हैं। ठीक है, तो निजी उपभोग व्यय, विनियोग या निवेश व्यय, सरकारी व्यय और शुद्ध निर्यात व्यय। अब हम इनको एक एक करके पढ़ लें। सबसे पहले हम देखते हैं निजी उपभोग व्यय, जिसको कि हम डिनोट करते हैं C से। C का अर्थ होता है यहाँ कंजप्शन। कंजप्शन अर्थात आप जानते ही, हम पढ़ चुके हैं उपभोक्ता के संतुलन में, कंजप्शन यानी होता है उपभोग। ठीक है, तो निजी जो उपभोग व्यय है वो किस किस में होता है? तो आप जानते हो कि हमारे जो परिवार है वो बहुत सारी वस्तुओं का क्या करते हैं? सेवाओं का उपभोग करते हैं। तो उसको उपभोग करने में क्या लगती है? राशि तो लगती है ना, खर्चा तो होता ही है ना, तो वो सारा शामिल होता है निजी उपभोग व्यय। अब ये व्यय टिकाऊ वस्तुओं पे भी हो सकता है और गैर टिकाऊ वस्तुओं पे भी हो सकता है नहीं हो सकता है। टिकाऊ वस्तुएं जैसे कि हम सामान काम में लेते हैं, जो कि सालों साल चलती हैं, पंखे, कूलर, फ्रिज, होती है नहीं होती है। और गैर टिकाऊ वस्तुएं जिसमें खाने पीने की चीजें आती हैं, आती नहीं आती है, खाया पिया और खत्म हुआ। तो टिकाऊ और गैर टिकाऊ दोनों प्रकार की वस्तुओं पर जो भी उपभोक्ता व्यय करता है अपने उपभोग हेतु, अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु, उसे ही हम कहते हैं निजी उपभोग व्यय।
ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि परिवार द्वारा और व्यक्तियों द्वारा होने वाला उपभोग व्यय टिकाऊ व गैर टिकाऊ वस्तुओं पर। वस्तुएं तो कौन कौन सी होती है, टिकाऊ और गैर टिकाऊ वस्तुएं, और इसके अलावा सेवाओं पर भी, जैसे शिक्षा पर, चिकित्सा पर। करते नहीं करते परिवार खर्च, आपके परिवार वाले, आपके मम्मी पापा भी आपकी पढ़ाई पर खर्च कर रहे ही नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आती हैं किसमें, निजी उपभोग व्यय में। ठीक है, तो सेवाओं पर व्यय भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो आपको समझ में आ गया, जो पहला इसका कंसेप्ट में हमने पढ़ा व्यय के जो घटक है, उसमें पहला जो कंसेप्ट है वो है कंजप्शन अर्थात निजी उपभोग व्यय, और जो दूसरा है इसका वो है विनियोग या निवेश व्यय। क्या है, विनियोग या निवेश व्यय, इसको आई से डिनोट करते हैं अर्थात इन्वेस्टमेंट। बच्चों इन्वेस्टमेंट या निवेश के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पढ़ा ही नहीं पढ़ा हमने, राष्ट्रीय का जब संबंधित अवधारणाएं पढ़ी थी तब हमने उसमें पढ़ा था निवेश, सकल निवेश, शुद्ध निवेश, याद है नहीं याद है। तो निवेश में हमने पढ़ा था कि निवेश किस लिए किया जाता है, और अधिक उत्पादन करने के लिए किया जाता है, नहीं किया जाता। और इसमें भी हमने पढ़ा था मौद्रिक निवेश भी होता है, वास्तविक निवेश भी होता है ही नहीं होता। तो निवेश जिसमें हम क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं या फिर हम यंत्र, औजार, मशीनें, ये सब चीज़ें खरीदते हैं, किसके लिए, ताकि कि हम और अधिक उत्पादन कर सके। तो ये निवेश अधिकतर किसके लिए किसके द्वारा किया जाता है, उत्पादक के द्वारा किया जाता है और अधिक उत्पादन के लिए। ठीक है बच्चों, तो निवेश क्या होता है, निवेश उत्पादन के लिए किया जाने वाला व्यय होता है। अब उत्पादक निवेश के लिए व्यय करेगा तो इससे क्या होगी, उसके स्टॉक में, पूंजी भंडार में क्या होगी, वृद्धि होगी। यदि वो मशीनरीज और खरीदता जाएगा तो उसकी पूंजी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, नहीं चली जाएगी। यदि आपने सोचा कि कोई एक कपड़े की शॉप वाला है, ठीक है, अब वो कपड़ा खरीद रहा है तो क्या हुआ, उसके स्टॉक बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, और वही उसको बेच के क्या करेगा, वो लाभ कमाएगा। तो ये कपड़े की बात हो गई। और इसके अलावा यदि हम जो निवेश के लिए हम कहते हैं कि ऐसा जो उत्पादक कार्य के लिए काम में आती है, जैसे कि यंत्र होती हैं, मशीनें होती हैं, औजारें होती हैं, तो इसमें भी तो यही होता है कि उत्पादक इसे खरीदता है और इसके द्वारा पूंजी भंडार में वो वृद्धि करता चला जाता है। अब इसमें भी क्या होता है, आप जानते हो, ये पूंजी भंडार होता है, ये मशीनरीज होती हैं, ये औजार होते हैं, इनमें क्या होता है, मूल्यह्रास होता है, इनकी गिसावट होती है, हानि होती है। इनमें पढ़ा ही नहीं पढ़ा हमने कि मशीनरी बहुत टाइम से काम करेगी तो इसमें गिसावट आएगी, इसमें हानि आएगी, इसको मरम्मत की आवश्यकता होगी, तो उसका भी हमें क्या करना होगा, पुरानी मशीनें हटानी होगी, नई मशीनें लानी होगी, और इनका भी कोई ना कोई प्रावधान करना होगा। तो इस प्रकार से निवेश में ये प्रक्रिया चलती रहती है, नहीं चलती रहती, इसके बारे में हम पहले भी बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो निवेश से क्या होता है, पूंजी भंडार में वृद्धि होती है। अब उत्पादन प्रक्रिया के दौरान पूंजी की गिसावट होती है, जो कि एक प्रकार की क्या होती है, हानि होती है। जो पूंजी की गिसावट होती है, जो टूट फूट होती है, मरम्मत की आवश्यकता होती है, तो वो क्या होती है, हानि होती है, और इससे उत्पादन में गिरावट आती है, आएगी, क्योंकि जो हमारी मशीनरी है वो खराब होगी तो उत्पादन कम करेगी, नहीं करेगी, तो इससे क्या होगा, हानि होगी और उसको मरम्मत की आवश्यकता होगी। और इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई प्रावधान करते हैं, गिसावट का प्रावधान करते हैं, जिसे कि कहते हैं पूंजी उपभोग का प्रावधान। क्या कहते हैं, पूंजी उपभोग का प्रावधान। जो भी उत्पादन प्रक्रिया में मशीनरीज में गिसावट होती है, हानि होती है, उसके प्रावधान को हम पूंजी उपभोग का प्रावधान कहते हैं। यहीं लिखा है गिसावट के प्रावधान को पूंजी के उपभोग का प्रावधान अर्थात कैपिटल कंजप्शन। ठीक है, कंजप्शन, यहाँ एक ओ एक्स्ट्रा है, इसको आप काट देना, अलाउंस कहा जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल कंजप्शन अलाउंस अर्थात पूंजी के उपभोग का प्रावधान। तो आपको याद रहेगा बच्चों, यहाँ पर आप कोई गलती नहीं करेंगे कि उत्पादन प्रक्रिया के दौरान जो भी गिसावट होती है, हानि होती है, उसके प्रावधान को हम पूंजी के उपभोग का प्रावधान कहते हैं। आगे समझ में बच्चों, अब ये निवेश किस किस तरीके से होता है, तो जो पहला निवेश होता है वो होता है माल के भंडार में निवेश। कौन सा होता है, माल के भंडारों में निवेश। अब माल के भंडारों में निवेश कैसे होगा कि हम क्या करते हैं, माल है हमारा, वो कोई भी उत्पादक होता है वो क्या करता है, अपना माल खरीदता चला जाता है, फिर उसके स्टॉक में क्या होती रहती है, वृद्धि। जैसे मैंने अभी आपको कपड़े की दुकानदार या व्यापारी का उदाहरण दिया था कि वो क्या करेगा, और कपड़ा खरीदेगा, उसे और बेचेगा, तो इस तरीके से वो अपने माल के भंडारों में क्या करता रहेगा, निवेश करता रहेगा। अब ये जो दूसरा प्रकार का निवेश होता है वो होता है व्यावसायिक स्थिर निवेश।
कौन सा होता है? व्यावसायिक स्थिर निवेश। अब व्यावसायिक स्थिर निवेश में क्या होता है बच्चों? आप जानते हो कि उत्पादन करने के लिए बहुत सारे स्थिर साधनों की आवश्यकता होती है, जिन्हें कि हम अल्पकाल में बढ़ा नहीं सकते, बल्कि उनको दीर्घकाल में ही बढ़ाया जा सकता है। पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी हमने स्थिर लागत? तो हमने उसमें पढ़ा था कि स्थिर साधनों पर जो लगने वाली लागत होती है वो क्या होती है? स्थिर लागत पढ़ा था। तो व्यावसायिक स्थिर निवेश, जैसे कि आप मानो कि किसी को अपनी स्कूल चलानी है, ठीक है, तो उसे एक बिल्डिंग उधार पे, बिल्डिंग किराए पे लेनी होगी नहीं लेनी होगी। अब उसको बिल्डिंग किराए पे लेगा तो उसका जो रेंट है, उसका जो किराया है, उसका जो लगान है, वो तो उसका लगेगा ही लगेगा, चाहे उसके स्कूल में एक भी बच्चा एडमिशन ना ले, ठीक है। तो जो स्थिर साधन होते हैं, यदि हम कोई बात करें, कोई फैक्ट्री लगा रहा है, तो फैक्ट्री लगाने के बाद उसको क्या लगानी पड़ेगी? उसके अंदर उत्पादन के साधनों के रूप में वो जमीन लेनी पड़ेगी, उसमें मशीनरीज लगानी पड़ेगी, चाहे उत्पादन शून्य ही हो, लेकिन इस प्रकार का निवेश तो उसे करना ही होगा, तभी तो क्या होगी? उसका जो कारखाना है, उसकी फैक्ट्री है, वो एस्टैब्लिश हो पाएगी। तो ये होने वाला जो निवेश है, जो व्यवसाय द्वारा व्यवसाय में किया जाता है, उसे हम कहते हैं व्यावसायिक स्थिर निवेश, ठीक है, जो कि स्थिर साधनों पर होता है। तो दूसरा कौन सा हो गया? व्यावसायिक स्थिर निवेश। अब आप सब भी जानते हो कि हम सभी क्या करते हैं? अपना घर बनाते हैं। हर एक परिवार चाहता है कि उसका अपना एक क्या हो? घर हो। तो उसमें भी क्या करना होता है? पैसा तो लगाना ही होता है गृह निर्माण में। फिर हम उसको चाहे तो हम क्या कर सकते हैं? उसको रेंट पे दे सकते हैं, चाहे हम खुद भी काम में ले सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो निवेश किया जाता है वो कहलाता है गृह निर्माण में निवेश। अब इसके अलावा भी सरकार द्वारा क्या किया जाता है? निवेश किया जाता है। तो सरकार के द्वारा जो भी निवेश किया जाता है, क्योंकि सरकार भी क्या करती है? बहुत सारी जो पूंजी है वो ऋण पे दे देती है, उसके बदले में ब्याज लेती रहती है, ठीक है ना। और सरकार के खुद के भी शेयर्स वगैरह सब कुछ होते हैं। तो सरकार जो निवेश करती है, उसके द्वारा जो किया जाने वाला निवेश है। इसके अलावा भी सरकार क्या करती है? बांध, पुल, ये सब कुछ बनवाती रहती है, ताकि कि क्या हो? और अधिक उत्पादन हो सके। सरकार की खुद की भी फैक्ट्रीज होती हैं, उनमें उसके द्वारा जो निवेश किया जाता है, तो इस प्रकार किया जाने वाला निवेश कहलाएगा सरकारी निवेश। तो आपको चारों प्रकार के निवेश समझ में आ गए बच्चों कि 4 तरह के निवेश होते हैं। एक तो होता है व्यावसायिक स्थिर निवेश, एक होता है माल के भंडारों में निवेश, एक होता है गृह निर्माण में निवेश, और चौथा होता है सरकारी निवेश। तो ये निवेश हो गया, ठीक है बच्चों। अब हम थर्ड जो इसका पार्ट है वो पढ़ेंगे। जो थर्ड पार्ट कौन सा था? याद है नहीं याद है? थर्ड पार्ट था सरकारी व्यय, अर्थात गवर्नमेंट। इसको हम किससे इंडिकेट करेंगे? जी से, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है बच्चों। अब सरकार द्वारा कौन कौन से व्यय किए जाते हैं? आप भी जानते हो कि सरकार बहुत सारी स्कीम्स चलाती है, ताकि कि लोगों का क्या हो? कल्याण हो। सरकार द्वारा बहुत सारी सेवाओं पर खर्च किया जाता है, जैसे शिक्षा पर खर्च किया जाता है। जैसे कि अभी आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, तो उस पर भी क्या हो रही है? सरकार खर्च कर रही है, नहीं कर रही है? चिकित्सा सेवाओं पर सरकार के द्वारा, आप जैसे कोरोना की महामारी चल रही है, तो चिकित्सा सेवाओं पर सरकार द्वारा बहुत सारा पैसा लगाया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो सार्वजनिक सेवाओं पर सरकार द्वारा जो खर्च किया जाता है, वो सरकारी व्यय में शामिल होता है। होता ही नहीं होता? अब सरकार के अंडर में, अर्थात सरकारी बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं, तो सरकार को क्या करना होता है? उन कर्मचारियों को वेतन देना होता है। देना होता है, नहीं होता है? तो वो वेतन का भुगतान भी कौन करती है? सरकार करती है। सरकार के द्वारा बहुत सारी टाइम पे स्कीम्स चलाई जाती हैं, उनमें सरकार का खर्चा होता है। होता ही नहीं होता? सरकार के द्वारा हमने बात की थी कि खुद का भी उपभोग किया जाता है सरकार में। आप पता है सरकारी कार्यालय जो भी चलते हैं, विभाग जो चलते हैं, उसमें भी तो सरकार क्या करती है? उपभोग करती नहीं करती? जो भी संसाधन है उनको काम में लेती है, तो उनका उपभोग करती है। तो सरकार के द्वारा भी उपभोग व्यय होता है। और इसके अलावा सरकार के द्वारा हस्तांतरण भुगतान किया जाता है। हस्तांतरण भुगतान क्या होता है बच्चों? ध्यान से सुन लेना। हस्तांतरण भुगतान अर्थात अनुत्पादक कार्यों के लिए किया जाने वाला भुगतान। अब ये अनुत्पादक कार्य कौन कौन से होते हैं? जैसे कि आप जानते हो कि जो क्या होते हैं? डिपेंडेंट लोग होते हैं, अर्थात निर्भर लोग होते हैं। समझ में आ रहे नहीं? एक तो होते हैं आत्मनिर्भर, जैसे कि युवा वर्ग होता है, एक होते हैं निर्भर लोग, जो कि दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो ऐसे लोगों को सरकार के द्वारा भुगतान दिया जाता है, और बिना किसके? उत्पादक कार्यों के, अर्थात वो कुछ उत्पादक कार्य नहीं कर रहे, और उसके बदले में सरकार द्वारा भुगतान दिया जाता है। जैसे कि बेरोजगारी भत्ता दिया जाता ही नहीं दिया जाता सरकार के द्वारा। ये एक तरह से कंपनसेशन अमाउंट होता है, ताकि कि वहाँ जो कहते हैं ना कि वृद्धावस्था पेंशन है, जैसे कि वृद्ध लोगों को क्या दी जाती है? पेंशन दी जाती है। आप स्कूल में पढ़ते हो तो आपको कई तरह की स्कॉलरशिप्स मिलती होगी, तो वो भी सरकार के द्वारा दी जाती है। अब इसके बदले में आप कोई उत्पादक कार्य तो नहीं कर रहे, तो इसीलिए इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। तो ये सारे व्यय किसके द्वारा किए जाते हैं? सरकार के द्वारा। तो पढ़े, अब इनको एक एक करके देखें। पहला व्यय है सार्वजनिक सेवाओं, शिक्षा, चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय।
दूसरा जो व्यय है वो है प्रतिरक्षा और कानून पर। आप जानते हो कि हमारे बॉर्डर पे बहुत सारी मिलिट्री फोर्सेस लगी हुई हैं, बहुत सारी पुलिस काम कर रही है हमारे देश में, कानून है, कोर्ट्स है, तो इन सब पर जो व्यय किया जाता है वो किया जाता है सरकार के द्वारा, तो वो भी सरकारी व्यय में शामिल होता है। सरकार में जो कर्मचारी काम करते हैं उनका वेतन भुगतान, सरकार का खुद का उपभोग व्यय, स्थायी पूंजी का उपभोग व्यय, सरकार की खुद की भी तो स्थायी पूंजी होती है, स्थायी मशीनरीज होती है, स्थायी बताया था ना मैंने आपको, फैक्ट्रीज वगैरह जो भी होती है उनके मरम्मत, मशीनरीज की मरम्मत, और इसके अलावा सरकार के द्वारा जो भी चीज़ें चल रही होती है उसके पूंजी का उपभोग व्यय वो भी सरकार के व्यय में शामिल होता है। और इसके बाद हस्तांतरण व्यय, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हस्तांतरण व्यय क्या होता है, उसके कोई उत्पादन कार्य नहीं होता है, उसमें फिर भी सरकार के द्वारा भुगतान किया जाता है, जैसे कि बेरोजगारी भत्ता, वृद्धावस्था पेंशन और छात्रवृत्ति आदि। ठीक है बच्चों, याद रहेगा ना, तो इसे राष्ट्रीय आय में हम शामिल नहीं करते। हस्तांतरण व्यय बिना उत्पादक कार्यों के लिए किया जाता है, अतः इन्हें राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। तो आ गया बच्चों समझ में आपको तीसरा सरकारी व्यय, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये 3 तरह के व्यय हो गए। अब हम चौथे व्यय की तरफ बढ़े, तो चौथा व्यय कौन सा है बच्चों? चौथा व्यय है शुद्ध निर्यात व्यय, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्स माइनस एम। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का अर्थ क्या होता है? निर्यात, और इंपोर्ट, इंपोर्ट का अर्थ होता है बच्चों आयात। निर्यात में से आयात को घटाने पर क्या आता है? शुद्ध निर्यात व्यय ज्ञात किया जाता है। अब शुद्ध निर्यात व्यय क्या होता है बच्चों? हम जानते हैं कि हमारे देश में जो भी एक्स्ट्रा वस्तुएं होती हैं, सेवाएं होती हैं, हम उनको क्या कर देते हैं? दूसरे देशों में क्या कर देते हैं? निर्यात कर देते हैं। बदले में हमें भुगतान प्राप्त होता है, या हमारे देश में जिस चीज़ की कमी है, जिस वस्तु या सेवा की कमी है, वो हम दूसरे देशों से आयात कर लेते हैं, और उसके बदले में भी हम क्या कर देते हैं? उसके बदले में क्या होता है? हम उनको भुगतान दे देते हैं। दे देते नहीं दे देते? तो यहाँ पर क्या होता है? भुगतानों का एक्सचेंज हो रहा है नहीं हो रहा? तो यहाँ पर ये जो निर्यात होता है, ठीक है, जो हम क्या कर रहे हैं, हमारे देश से निर्यात कर रहे हैं, और उसमें से हम माइनस कर देंगे जो कि दूसरे देशों से हमारे देश में आयात किया जाता है। तो निर्यात माइनस आयात, तो क्या होता है? शुद्ध निर्यात व्यय। निर्यात अधिक है और आयात कम है तो हमारे देश को लाभ हो रहा है, यदि निर्यात कम है और आयात ज़्यादा है तो हमारे देश को हानि हो रही है। तो इस प्रकार से निर्यात में से आयात को घटाने पर शुद्ध निर्यात व्यय क्या होता है? ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर यही लिखा है कि शुद्ध निर्यात व्यय आयात व निर्यात के दर के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है। तो बच्चों हमने सकल राष्ट्रीय व्यय के जो चारों चीज़ें हैं वो हमने पढ़ ली। कौन कौन सी चारों चीज़ें पढ़ी? कुछ याद है नहीं याद है? हमने पढ़ी कौन कौन सी? एक तो निजी उपभोग व्यय, कि सकल राष्ट्रीय व्यय में एक तो निजी उपभोग व्यय शामिल किया जाता है, एक विनियोग या निवेश व्यय शामिल किया जाता है, एक सरकारी व्यय शामिल किया जाता है, और एक शुद्ध निर्यात व्यय। जो निजी उपभोग व्यय है उसको हमने डिनोट किया था सी से, जो निवेश व्यय है उसको डिनोट किया था हमने आई से, इन्वेस्टमेंट। फिर सरकारी व्यय है उसको हमने डिनोट किया था जी से, और लास्ट में जो शुद्ध निर्यात व्यय है उसको हमने डिनोट किया था एक्स माइनस एम से। तो इस प्रकार से सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये हमें ज्ञात कराएगा GNP। ठीक है, अर्थात सकल राष्ट्रीय व्यय। सकल राष्ट्रीय व्यय, सकल राष्ट्रीय आय और सकल राष्ट्रीय उत्पादन तीनों आपस में क्या होते हैं? बराबर। किसी भी विधि से यदि हम गणना करें तो राष्ट्रीय आय वही आएगी। हम पहले ही बात कर चुके हैं इस बारे में। यहीं यहाँ पर लिखा हुआ है कि सकल राष्ट्रीय व्यय परिवारों का उपभोग व्यय, निजी निवेश व्यय, सरकारी व्यय और शुद्ध विदेशी व्यय, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, इससे ज्ञात होगा हमारा GDP एट MP। बच्चों एक चीज़ आप अच्छे से ध्यान रख लेना, यहाँ पर GDP एट MP ज्ञात हो रही है, अर्थात ये क्या है हमारा? GNE। GNE है ना, सकल राष्ट्रीय व्यय, यही है। अब हमें यहाँ पर ज्ञात क्या हो रहा है? GDP एट MP। क्या ज्ञात हो रहा है? GDP एट MP। और हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि जो राष्ट्रीय आय होती है वो क्या होती है? NNP एट FC। क्या होती है? NNP एट FC। ठीक है, तो हम GDP एट MP यदि हमको पता है, सकल राष्ट्रीय व्यय से हमने ज्ञात कर लिया, तो हम NNP एट FC भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आपको राष्ट्रीय आय की मूल अवधारणाएं जब मैंने पढ़ाई थी तब मैंने आपको 3 अवधारणाएं पढ़ाई थी। निवेश की अवधारणा, घरेलू और सामान्य निवासी की अवधारणा, और कौन सी पढ़ाई थी? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर की अवधारणा। तो इन तीनों की अवधारणाओं को यदि आपको अच्छे से पता है तो आप GDP एट MP से NNP एट FC ज्ञात कर सकते हैं। तो हम ज्ञात करें, कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पर दे रखा है आपको G अर्थात ग्रॉस, और आपको ज्ञात करना है नेट अर्थात शुद्ध। तो यदि हम ग्रॉस से
क्या ज्ञात करेंगे, नेट ज्ञात करेंगे, अर्थात सकल से शुद्ध ज्ञात करते हैं। तो क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन अर्थात मूल्यह्रास को माइनस कर देते हैं। तो आपको GDP एट MP में से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। तो हमें ज्ञात हो जाएगा G का क्या हो जाएगा, NDP एट MP, ये हमें ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, यहाँ G है उसका N हो गया, नेट ज्ञात हो गया ना हमें, क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया। अब यहाँ पर ये N से G वाला हमारा फंडा हो गया क्लियर। अब इसके बाद है N और D अर्थात नेशनल और डोमेस्टिक। अब हमें क्या ज्ञात करना है, नेशनल और हमारे सामने दे रखा है डोमेस्टिक, अर्थात हमें घरेलू दे रखा है और हमें ज्ञात करना है राष्ट्रीय। तो कौन सा ज़्यादा होता है इसमें, राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय ज्ञात करने के लिए हम घरेलू में क्या जोड़ देते हैं, NFIA अर्थात विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। कुछ याद है नहीं याद है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर NDP एट MP हमें ज्ञात हो गया था, तो NDP एट MP में हम जोड़ देंगे NFIA अर्थात विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। ठीक है, अब हमें यहाँ पर NDP से हम DP में NFIA जोड़ दें, तो यहाँ D की जगह क्या हो जाएगा, NNP एट MP। तो ये वाला N से हमने जो D है उससे हमने N भी ज्ञात कर लिया, क्योंकि D में हमने क्या जोड़ दिया, NFIA। तो हमें अब ज्ञात हो गया NNP एट MP। अभी भी हमें क्या ज्ञात करना है, NNP एट FC ज्ञात करना है। तो ये भी हमने पढ़ा था कि साधन लागत और बाजार कीमत के अंतर को हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है, तो हम पहले लिख देंगे NNP एट MP। ठीक है, बाजार कीमत पर जो यहाँ पर हमें दे रखी है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, और हमें ज्ञात करना है जो साधन लागत है उस पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, तो उसके लिए हमने ज्ञात किया था कि मार्केट प्राइस तो होती है ज़्यादा और साधन लागत होती है कम। तो इसमें से हम इनडायरेक्ट टैक्स को तो कर देंगे माइनस और सब्सिडी को हम जोड़ देंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स तो हमारी घट जाएगा और सब्सिडी जुड़ जाएगी। तो इसके बाद हमें ज्ञात हो जाएगा NNP, MP की जगह क्या आ जाएगा, FC। तो इस तरह से हमारी यहाँ पर तीनों जो राष्ट्रीय आय की मूल अवधारणाएं थी वो तीनों धारणाएं प्रयुक्त भी हो गई। आपको समझ भी आ गया होगा अच्छे से कि किस तरीके से हम अलग अलग टर्म्स ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, NNP FC हमने कैसे ज्ञात किया, NNP एट MP है। ठीक है, MP क्या है, ज़्यादा धारणा है, बड़ी धारणा है, हम कह सकते हैं विस्तृत धारणा है। तो इसके लिए हमने इनडायरेक्ट टैक्स को घटाया है और सब्सिडी को जोड़ा है। यदि हम यहाँ पर NNP एट FC की जगह NNP एट MP ज्ञात कर रहे होते तो हम उल्टा कर देते, इनडायरेक्ट टैक्स को तो जोड़ देते और सब्सिडी को घटा देते। ये टर्म्स हमने अच्छी तरीके से पढ़ ली थी राष्ट्रीय आय की मूल अवधारणाएं में। आप इसको वहाँ पर उस वीडियोज़ को देखकर भी आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये तीनों धारणाओं को प्रयुक्त करके हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर GDP एट MP ज्ञात हुई थी सकल राष्ट्रीय व्यय विधि के द्वारा, तो हमने यहाँ पर वो निकाल ली थी और उससे फिर हमने राष्ट्रीय आय की गणना कर ली। तो वो राष्ट्रीय आय वही आएगी जो कि हम बाकी विधियों से ज्ञात करते हैं। समझ में आ गया बच्चों। तो आज हमने क्या जाना, व्यय विधि के बारे में कि व्यय विधि के अनुसार क्या होता है, अर्थव्यवस्था में जो भी व्यय होता है, और वो व्यय कौन कौन से होते हैं, निजी उपभोग व्यय, विनियोग व्यय, इसके अलावा सरकारी व्यय और शुद्ध निर्यात व्यय। तो इन चारों व्यय को यदि हम जोड़ देते हैं तो हमें क्या ज्ञात हो जाती है, सकल राष्ट्रीय व्यय। अर्थात व्यय विधि के द्वारा हम राष्ट्रीय आय की गणना इस विधि के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको। आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तीनों विधियां हमारी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है उसमें हम क्या जानेंगे कि राष्ट्रीय आय की तीनों विधियां हमने पढ़ तो ली, लेकिन इन विधियों से भी जो राष्ट्रीय आय की गणना करने में क्या समस्याएं आती हैं, क्या कठिनाइयाँ आती है, और राष्ट्रीय आय का कल्याण से क्या संबंध है। क्या जरूरी है कि आय बढ़ रही है तो इसका मतलब हमारे देश के लोगों का कल्याण भी हो, तो उसका संबंध किस प्रकार से है उसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको ये सारी चीज़ें अपनी कॉपी में नोट करनी है। ये जो तीनों चीज़ें मैंने ज्ञात की है इसको अच्छे से समझ लेना बच्चों, ये आगे आपको बहुत काम आएगी। ठीक है, ये सारी अवधारणाएं होती है कि किस प्रकार से GDP एट MP ज्ञात करते हैं, NDP एट MP, NNP एट FC। ठीक है, ये बहुत 8 अवधारणा है, ये अच्छे से आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आपको क्या करना है, मेरे साथ बने रहना है, पढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। थैंक यू।